जय हिंद छात्रों, कैसे हैं आप सब। तो छात्रों, हम लोग लेके आ गए हैं साइंस का एक और नया सीरीज़। तो चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करते हुए शुरू करेंगे हम लोग पहले प्रश्न से। तो आप लोगों को बताते चले कि हम लोग जो भी क्वेश्चन लेके आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी परीक्षा हो, आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए क्या बोल रहा है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। आप लोग जवाब दीजिए कि कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं। क्या लीकोप्लास्ट को कहते हैं, या क्रोमोप्लास्ट को कहते हैं, या रिक्तिका को कहते हैं, या फिर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। प्रिय छात्र, आप लोग जवाब देते चले। तो देखिए अगर यहाँ पे आपका अगर ये पूछ देता ऑप्शन में, अगर पूछता कि इसका क्या बोलते हैं पेड़ पौधों का, यानी पौधों का अगर रसोई घर पूछता पौधों का, तो आपका क्या आंसर हो जाता पौधों का, तब पत्तियाँ हो जाता। पौधों का अगर पूछता तो पत्तियाँ आंसर हो जाता। लेकिन आपको क्या पूछा है कि पत्तियों के अंदर में यानी कोशिका का रसोई घर कौन है। तो प्रिय छात्रों, यह इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपका, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाता है, कोशिका का रसोई घर हो जाता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर यहीं पे अगर ऑप्शन में दूसरा अगर पत्तियाँ रहता कि पादपों का रसोई घर क्या हो जाता, तब पत्तियाँ हो जाता। फिर चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए आज थोड़ा सा आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा प्रिय छात्रों, क्योंकि बाहर में ना थोड़ा नॉइज़ बहुत ज़्यादा है और हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। कोई बात नहीं। देखिए अगला प्रश्न है कि जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब क्या हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, या फिर द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, या तृतीय उपभोक्ता होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए प्रिय छात्रों। तो देखिए आप अगर इस तरह आहार श्रृंखला को देखिएगा, आहार श्रृंखला को इसको इस तरह हम लोग बना के समझने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका पादप होता है, ठीक है, ये आपका पादप होता है। उसके बाद पादप को कौन खाता है, आपका बकरी खाता है। पेड़ पौधे को कौन खाता है, बकरी खाता है। और बकरी को कौन खाने का काम करता है, मनुष्य खाने का काम करता है। तो देखिए ये तो आपका उत्पादक हो जाएगा, ये आपका पहले जो है एक नंबर पे ये उत्पादक हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। ये कैसा हो जाएगा प्रिय छात्रों, ये हो जाएगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। और प्राथमिक उपभोक्ता को जो मनुष्य खाता है, तो मनुष्य कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेकंड उपभोक्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर यानी सेकंड उपभोक्ता हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी द्वितीय उपभोक्ता। हम लोग क्या कहलाएंगे, द्वितीय उपभोक्ता कहलाएंगे। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद 2 के बाद चलते प्रश्न संख्या 3 में। देखिए प्रश्न संख्या 3 आपका पूछ रहा है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था आपका, शिकागो में हुआ था, या एडिलेड में हुआ था, या लंदन में हुआ था, या फिर रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो आप लोग बताइए कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो देखिए अब प्रिय छात्रों, आप सबको पता है कि अब तक ना 3 बार पृथ्वी सम्मेलन हुआ है, जिसको याद रखने का एक आसान सा ट्रिक है। आप लोग याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं, तो इस तरह से, क्या आप रेडियो न्यूज़, देखिए आप जो न्यूज़ सुनते हैं ना प्रिय छात्रों, न्यूज़ किससे सुनते हैं, रेडियो से सुनते हैं। तो आप इस तरह ट्रिक से याद रखिएगा, रेडियो न्यूज़। अब देखिए यहाँ पे रेडियो जो है, तो इससे आप इसको लिख सकते हैं रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो एक हो गया। उसका दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए न्यू से हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क, न्यू से आपका हो जाएगा क्या प्रिय छात्रों, न्यूयॉर्क हो जाएगा। और आपका लास्ट में क्या है, जो है, तो जो से हो जाएगा क्या, जोहान्सबर्ग हो जाएगा आपका, जोहान्सबर्ग हो जाएगा। ये आपका हो गया 3। उसका देखिए आपको इसको याद रखने का क्या तरीका है, आप याद रखिएगा क्या, रेडियो न्यूज़। अगर आपको यहाँ से पूछेगा कि रियो डी जेनेरो में कब हुआ था, ये कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। कब, 1992 में हुआ था। फिर 5 साल बाद कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, मतलब 1997 में हुआ था। फिर 5 साल बाद कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था, 2002 में हुआ था। इन सभी बातों को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। तो देखिए पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, इन चारों ऑप्शनों में क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियो डी जेनेरो हो जाएगा। क्या होगा, रियो डी जेनेरो हो जाएगा। बाकी सब बातों को भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। चलते हैं 3 के बाद चौथा प्रश्न में। देखिए चौथा प्रश्न आपका दिवस से पूछा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। बहुत आसान सा प्रश्न है। पूछा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्या 7 अप्रैल को मनाया जाता है, या 6 अगस्त को मनाया जाता है, या 5 जून को मनाया जाता है, या 16 जून को मनाया जाता है। बहुत आसान सा प्रश्न है। और देखिए सारे बच्चे इसका सही जवाब दे पा रहे हैं कि कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को क्या बोला था, विश्व पर्यावरण दिवस बोला जाता है, और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा प्रिय छात्रों। बहुत आसान सा प्रश्न था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। चलते हैं 4 के बाद 5वां प्रश्न में चलते हैं। देखिए 5वां प्रश्न आपका है कि रक्त एक प्रकार का है, क्या है आपका, उपकला उत्तक है, या फिर पेशीय उत्तक है, या तांत्रिका उत्तक है, या फिर संयोजी उत्तक है। तो प्रिय छात्रों आप लोग बताइए कि रक्त क्या है। तो देखिए रक्त आपका क्या होता है, वो आपका तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है आपका, रक्त
तरल संयोजी ऊतक होता है। वो आपके शरीर को क्या करता है, शरीर को जोड़ने का काम करता है, मतलब शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ना सामानों को ले आने का काम करता है। आपके शरीर में जो वाहक का काम करता है ना प्रिय छात्रों, वाहक यानी सामानों को एक जगह से दूसरे के ले आने का काम कौन करता है आपका, वो आपका रक्त ही करता है। और आप ये भी बात जानते हैं कि ये जो आपका रक्त है, ये रक्त इसका कितना समूह होता है, 4 समूह होता है। कितना होता है, 4 समूह होता है, इस बात को आप जानते हैं। और उनमें से आप ये भी जानते हैं कि जो यूनिवर्सल जो डोनर है, जो किसी को भी दे सकता है, वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है। और अगर आपको बोले कि यूनिवर्सल रिसेप्टर है, जो किसी से भी ब्लड ले सकता है, तो कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा प्रिय छात्रों। और आप ये भी बता दीजिए कि देखिए रक्त समूह को किसने प्रतिपादित किया था, रक्त समूह को किसने दिया था, तो कौन, लैंड स्टेनर। कौन, लैंड स्टेनर, लॉयन स्टेनर, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। लैंड स्टेनर, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इन्हीं ने रक्त समूह के बारे में बताया था। चलते 5 के बाद छठा प्रश्न में। देखिए छठा प्रश्न आपका क्या है कि निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। क्या आपका ए या बी या डी या फिर ई। आप लोग बताइए इन चारों में से कौन आपका पानी में घुलनशील है। तो देखिए आपको बहुत आसान तरीका से याद रखिएगा, एक होता है पानी में घुलनशील और एक क्या होता है मेरे छात्रों, वसा में घुलनशील होता है। तो वसा में घुलनशील को याद रखने का तरीका क्या है, कीड़ा। क्या है, वसा में घुलनशील को याद रखने का तरीका क्या है, कीड़ा। और पानी में आपका कौन बचा, बी और सी बचा। तो देखिए अगर आपको वसा में घुलनशील पूछता तो क्या होता है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। अगर आपको पानी में पूछेगा तो क्या होगा, विटामिन बी, विटामिन सी। तो देखिए बी और सी कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है विटामिन बी। और विटामिन बी ही क्या होता है मेरे छात्रों, ये आपका पानी में घुलनशील है। बाकी विटामिन ए जो है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, ये आपका क्या है, वसा में घुलनशील है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। क्या आपका नाइट्रोजन की कमी, या कैल्शियम की कमी, या आयोडीन की कमी, या फास्फोरस की कमी। तो देखिए प्रिय छात्रों, डॉक्टर साहब ना हमेशा आपको क्या एडवाइस देगा कि आप जो नमक खाते हैं ना, वो कैसा, वो आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। कैसा खाना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। देखिए अगर आयोडीन की कमी होगा ना, तो बच्चे को कौन सा रोग हो जाएगा, घेंगा नामक रोग होता है। क्या होता है, घेंगा होता है। अब देखिए क्यों होता है, क्योंकि ना जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड जो ग्रंथि है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन प्रिय छात्रों, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, नियंत्रित करने का काम कौन करता है प्रिय छात्रों, आयोडीन करता है। अगर आप आयोडीन ही नहीं लीजिएगा तो थायरोक्सिन हार्मोन अनबैलेंस हो जाएगा और कौन सा रोग हो जाएगा, घेंगा नामक रोग हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 7 के बाद 8वां प्रश्न में। देखिए 8वां प्रश्न आपका है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है, यानी किस रोग को पहचानने के लिए एलिसा जांच किया जाता है। क्या कैंसर के रोग को पहचानने के लिए, या टीबी के रोग को, या फिर पोलियो के रोग को, या फिर एड्स के रोग को। तो देखिए एलिसा जांच ना आप याद रखिएगा, ए से एलिसा होता है, यानी ए या ई से होगा। तो आप देखिए उच्चारण में जाइए, ए एलिसा, उस तरह से आप देखिए यहाँ पे भी ए आपका है और ये एड्स में भी आपका क्या है, ए है। तो जब भी आपका एलिसा जांच आ जाने प्रिय छात्रों, आप क्या टिक मार दीजिएगा, एड्स मार दीजिएगा। यानी एड्स को जांच करने के लिए, यानी एलिसा जांच जो किया था किसकी पहचान के लिए, एड्स की पहचान के लिए। और एड्स जो आपका होता है कौन से वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जो आपका टीबी वाला बार बार सवाल पूछता है, टीबी ये भी सवाल आपका बार बार एग्जाम में बनता है कि इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है टीबी के लिए। तो ये आपका हो जाता है मनटॉक्स। कौन सा होता है प्रिय छात्रों, मनटॉक्स टेस्ट होता है। कौन सा होता है, मनटॉक्स टेस्ट। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। और कैंसर के लिए ना इमेजिंग टेस्ट होता है। क्या होता है प्रिय छात्रों, कैंसर के लिए इमेजिंग टेस्ट किसके लिए होता है, कैंसर के लिए होता है। इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं 8 के बाद 9वां प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या बोलता है कि किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, यानी किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। तो देखिए प्रिय छात्रों, आप ध्यान रखिएगा, जो आपका फाइब्रिन है ना, फाइब्रिन क्या करता है, थक्का जमाने में मदद करता है। ये क्या करता है आपका, थक्का जमाने में, रक्त का जो थक्का जमता है, ये क्या करता है, थक्का जमाने में मदद करता है। जमाने में कौन आपका करता है मदद, आपका फाइब्रिन। इस बात को आप नोट ध्यान रखिएगा। उसका जो आपका हिपेरिन जो है प्रिय छात्रों, ये हिपेरिन क्या करता है आपका, ये हिपेरिन रक्त को जमाने से रोकता है। यानी ये क्या करता है आपका, रक्त को जमने से रोकता है। रक्त को जमने से रोकता है। कौन आपका हिपेरिन, रक्त को जमने से रोकता है। इस सब बात को भी आप ध्यान रखिएगा, रक्त को जमने से रोकता है। तो देखिए प्रिय छात्रों, क्या आंसर हो जाएगा कि किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। तो किसकी मौजूदगी के कारण, तो हिपेरिन की मौजूदगी के कारण क्या हो जाएगा, हिपेरिन की मौजूदगी के कारण क्या होता है, जमता नहीं है। बाकी हीमोग्लोबिन के बारे में आप जानते हैं कि इसी की वजह से खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है प्रिय छात्रों, तो Fe पाया जाता है, मतलब लोहा पाया जाता है। इन सभी बात को आप जानते हैं, सबको नोट करते हुए चलिएगा। और कौन सा विटामिन की कमी से आपका वो रक्त थक्का नहीं जमता, तो विटामिन के। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं 9 के बाद 10वां प्रश्न में।
देखिए 10वां प्रश्न आपको पूछा है कि रेशम पालन कहलाता है, क्या आपका रेशम पालन एपीकल्चर कहलाता है या सेरीकल्चर कहलाता है या पीसीकल्चर कहलाता है या हॉर्टिकल्चर कहलाता है? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि रेशम पालन क्या कहलाता है। तो देखिए प्रिय छात्रों, आप सभी ध्यान रखिएगा कि जो आपका एपीकल्चर है ना, एपीकल्चर को क्या बोलते हैं? ये मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। मधुमक्खी के पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। उसके बाद अगर आप देखिएगा पीसीकल्चर जो है, पीसीकल्चर ये आपका क्या है? मछली पालन। क्या है आपका ये? मछली पालन, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हॉर्टिकल्चर जो है ये आपका क्या है? बागवानी, यानी बागवानी में जैसे आपका क्या आ जाएगा? ये आपका बागवानी में आपका फल वगैरह आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे छात्रों? आपका बागवानी में जैसे फल या फिर फल या फूल का जो बागवानी किया जाता है वो आपका किस में आ जाएगा? हॉर्टिकल्चर में आ जाएगा। तो फिलहाल पूछा था कि रेशम पालन को क्या कहते हैं? वो आपको कहते हैं सेरीकल्चर। रेशम पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको आप नोट करते हुए चलिएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा अम्ल टमाटर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी कौन सा अम्ल टमाटर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए हालांकि अगर आप देखिएगा तो एसिटिक अम्ल भी टमाटर में पाया जाता है, सिट्रिक भी पाया जाता है, ऑक्जेलिक भी पाया जाता है और टार्टरिक भी पाया जाता है। लेकिन प्रिय छात्रों क्या बोला था कि प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए अधिक मात्रा में टमाटर में क्या पाया जाता है? आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया प्रिय छात्रों? ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हालांकि पाया सबको जाता है लेकिन प्रचुर मात्रा में पूछा था तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और अगर आप लोग को बताते चले तो देखिए एसिडिक अम्ल आपका किसमें पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल आपका खट्टे पदार्थों में पाया जाता है और टार्टरिक अम्ल आपका किसमें पाया जाता है? आपका इमली में पाया जाता है। इन सभी बातों को भी आप नोट कर लीजिएगा प्रिय छात्रों। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपको क्या पूछ रहा है कि अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? क्या आपका HNO3 रहता है, नाइट्रिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर H2CO3 रहता है? बताइए प्रिय छात्रों, इन चारों में से कौन आपका अम्लीय वर्षा में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए आपको बताते चले कि अम्लीय में वर्षा में आपका HNO3 भी रहता है और अम्लीय वर्षा में आपका H2SO4 भी रहता है। ये दोनों पाया जाता है, आपका H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों आपका अम्लीय वर्षा में पाया जाता है। लेकिन आपको अधिकतम मात्रा में अगर बोलेगा, जब भी अधिकतम मात्रा में बोलेगा तो क्या हो जाएगा आंसर प्रिय छात्रों? तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। और आप ये भी जानते हैं कि इसको क्या कहा जाता है? इसको अम्लों का राजा कहा जाता है। अम्लों का राजा कहा जाता है किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और यही आपका बैटरी का अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। आपका नाइट्रिक अम्ल कम मात्रा में पाया जाता है। चलते 12 के बाद 13वां प्रश्न में। देखिए आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। देखिए जो भी आप चिप्स वगैरह खाते हैं, चाहे लेस, कुरकुरे, टेरे मेरे, बिंगो टेरमंगल, जो भी चीज़ खाते हैं, जो भी चिप्स का थैला होता है ना, उसमें कौन सा गैस भरा रहता है? क्या उसमें नाइट्रोजन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है या आयोडीन रहता है? तो देखिए प्रिय छात्रों, आप जो भी चिप्स वगैरह खाते हैं, चाहे आप लेस खाइए, कुरकुरे खाइए, जो भी खाइए, तो उसके अंदर ना देखिएगा वो फुला हुआ रहता है और उसमें कौन सा गैस रहता है प्रिय छात्रों? नाइट्रोजन गैस रहता है। इसलिए नाइट्रोजन गैस रहता है ताकि वो आपका खराब ना हो। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं फटाफट। देखिए फटाफट चलते हैं कि किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो देखिए प्रिय छात्रों, आपको ना रिएक्शन करके दिखा दे रहे हैं। कैसे? देखिए चूने का पानी को क्या बोला जाता है? CaOH का होल टू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसको अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में रखिएगा तभी आपका क्या बन जाता है? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और आपका H2 आपका इस तरह से रिएक्शन होता है। तो देखिए मेरे छात्रों कि दूधिया हो जाता है ना, तो आपका देखिए जब आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवारों में लगाते हैं तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ना क्या किसका निर्माण कर देता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इस वजह से ना जिस दीवार में आप चूना किए थे वो दीवार कुछ दिनों बाद क्या होता है? काफ़ी चमकने लगता है। क्या होता है? काफ़ी चमकने लगता है। तो देखिए किसकी वजह से? तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे छात्रों? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते 14 के बाद चलते 15 प्रश्न में। देखिए 15 प्रश्न आपका है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व क्या होता है? देखिए अब जल को जब 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कीजिएगा तो उसका घनत्व क्या होता है? क्या आपका 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर घटता है, या फिर 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है और फिर बढ़ता है, और तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, तापमान घटने के साथ साथ घटता है, बढ़ने के साथ घटता है? तो बताइए। तो देखिए प्रिय छात्रों, जब आप ना 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म कीजिएगा तो वो क्या होता है? पहले 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कहाँ तक? 4 डिग्री सेल्सियस तक ना पहले बढ़ेगा। पहले क्या होगा?
बढ़ेगा। फिर क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर के आगे फिर क्या होता है, वो घटता है। इसलिए तो आप जानते हैं ना कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इस बात को भी आप जानते हैं। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर घटता है। बहुत लॉजिक वाला प्रश्न था, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न आपका है, क्या प्रश्न पूछा है कि पीतल में कौन सी धातुएं होती है। पीतल, या फिर इस तरह पूछ सकते हैं कि पीतल किसका मिश्रण है, क्या आपका तांबा एवं लोहा का, या तांबा एवं जस्ता का, या फिर जस्ता एवं लोहा का, या फिर निकेल एवं जस्ता का। तो प्रिय छात्रों इसका आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए आपका पीतल में कौन सी धातु होती है, उसमें होती है जस्ता एवं लोहा। क्या होता है प्रिय छात्रों, जस्ता एवं लोहा होता है। पीतल में क्या होता है, जस्ता एवं लोहा होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कुछ बात और आप जान लीजिए, कुछ बात क्या जान लीजिए, स्टील के बारे में भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि स्टील जो है ये किसका मिश्रण है। तो आप ध्यान रखिएगा, स्टील में क्या होता है, Fe मतलब लोहा, और सी से कार्बन। इसको आप ध्यान रखिएगा। और आपको ये भी पूछ सकता है कि कांसा पूछ सकता है, कांसा क्या पूछ सकता है प्रिय छात्रों, कांसा। तो कांसा किस किस का मिश्रण है, तो ये आपका तांबा, ये आपका क्या, तांबा प्लस टीन का मिश्रण है। कौन, आपका कांसा। इन सभी बातों को भी आप नोट कर लीजिएगा। बाकी आपका पीतल किसका हो गया, जस्ता एवं लोहा का हो गया। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न आपका, रुकिएगा थोड़ा सा। अगला प्रश्न है कि सफ़ेद कशिश यानी व्हाइट विट्रोल कहते हैं, सफ़ेद कशिश किसे कहते हैं। देखिए आपका कलर से ना एक सवाल पूछता है कि आपका CuSO4.5H2O, या फिर ZnSO4.7H2O, या फिर FeSO4.7H2O, या फिर MgSO4.7H2O। तो देखिए प्रिय छात्रों आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आपका CuSO4.5H2O है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्लू विट्रोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल मीन्स, ब्लू विट्रोल का माने क्या हो जाएगा आपका, देखिए ब्लू में नीला, यानी नीला कशिश हो जाएगा। और आपका जो FeSO4 जो आपका इंपॉर्टेंट पूछता है, उसी को बता रहे हैं आपको। जो FeSO4.7H2O है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन यानी हरा। इसको क्या बोलते हैं प्रिय छात्रों, ग्रीन विट्रोल। क्या बोलते हैं, ग्रीन यानी हरा कशिश इसको कहा जाता है। और जो सफ़ेद कशिश है वो क्या हो जाएगा आपका, ZnSO4.7H2O। क्या हो जाएगा आपका, ZnSO4.7H2O। बाकी सब बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 17 के बाद 18वां प्रश्न में। देखिए क्या पूछा है कि परमाणु विद्युत होते हैं, यानी परमाणु क्या होते हैं, क्या आपका धनात्मक रूप में होते हैं, या ऋणात्मक रूप में रहते हैं, या फिर द्विधनात्मक रूप में रहते हैं, या फिर उदासीन रूप में रहते हैं। तो प्रिय छात्रों बताइए परमाणु किस रूप में रहते हैं। जैसे आप एक ले लीजिए ना, एक परमाणु ले लीजिए, क्या, सोडियम। क्या ले लीजिए प्रिय छात्रों, सोडियम। तो देखिए परमाणु ना नॉर्मली क्या होता है कि आप जानते हैं कि परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही उसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है प्रिय छात्रों, आपस में बराबर होता है। तो देखिए अगर इसको मान लेते हैं कि 11 इलेक्ट्रॉन है माइनस में और 11 इलेक्ट्रॉन है प्लस में, जब इसको आप काटिएगा प्रिय छात्रों, आप लोग खुद समझिए, इसको जब काटेगा -11 प्लस 11 खत्म, तो बचेगा कितना, 0। 0 का मतलब यानी कोई चार्ज नहीं। तो देखिए परमाणु क्या होता है, वो किस रूप में रहता है, कोई चार्ज नहीं का मतलब उदासीन रूप में रहता है। किस में रहता है, उदासीन के रूप में रहता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह से आप समझिएगा बातों को। फिर चलते इसके 18 का 19वां प्रश्न। देखिए बल का एसआई मात्रक केजी पर मीटर स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है। तो क्या आपका इसको जूल के नाम से जाना जाता है, या न्यूटन, या हर्ट्ज, या फिर पास्कल। तो देखिए प्रिय छात्रों बल का एक ऐसा मात्रक और भी, और वो क्या आपका न्यूटन है। बल का तो एक आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ही, और साथ में बल का एक ऐसा मात्रक क्या, न्यूटन है। और आप लोग ये बता दीजिए कि जूल किसका ऐसा मात्रक है। तो ये आप नोट कर लीजिए कि जूल आपका कार्य या फिर जूल का है, कार्य और ऊर्जा का। तो यहाँ पे कार्य और ऊर्जा का हो जाएगा प्रिय छात्रों, क्या हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा का हो जाएगा। और हर्ट्ज जो आप जानते हैं ये किसका, आपका आवृत्ति का है। किसका है, आवृत्ति का क्या होता है प्रिय छात्रों, हर्ट्ज होता है। और पास्कल जो है, ये पास्कल किसका है, दाब का है, प्रेशर का। इन सभी बातों को भी आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं 19 के बाद 22वां प्रश्न में। देखिए 22वां प्रश्न को समझना है, रटना नहीं है कि ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है। ऋणावेशित परमाणु, हम लोग ना एक ऋणावेशित परमाणु ले लेते हैं। जैसे एक परमाणु ले लिए क्लोरीन, इस पे एक माइनस चार्ज होने का मतलब वो ऋणावेशित है। तो देखिए प्रिय छात्रों एक क्लोरीन ये है और एक क्लोरीन आपका नॉर्मल वाला ले लीजिए। तो देखिए आप इस अगर नॉर्मल क्लोरीन में देखिएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन और इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन इस क्लोरीन में अगर आप देखिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होगा, बल्कि इसमें क्या होगा, अधिक हो जाएगा। कैसे अधिक होगा, देखिए इस क्लोरीन में देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है, लेकिन एक माइनस चार्ज होने का मतलब है, कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लिया है। एक इलेक्ट्रॉन को लेने का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा मेरे छात्रों, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो आपका प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 17 ही होगा। प्रोटॉन आपका कितना हो जाएगा मेरे छात्रों, यहाँ पे 17 ही होगा। तो अब आप बताइए, देखिए क्या बोला है कि तत्वों के परमाणु क्रमांक से अधिक है,
यानी प्रोटॉन की संख्या ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या या तत्वों के परमाणु क्रमांक से अधिक है। देखिए प्रोटॉन की संख्या, देखिए प्रोटॉन की संख्या तब भी 17 था और अब भी 17 ही है, और उसमें क्या है परमाणु क्रमांक 17, तो वो होगा नहीं। यानी तत्वों के परमाणु क्रमांक से कम बिल्कुल नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पे परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, लेकिन इसका प्रोटॉन की संख्या कितना 17 है, तो ये होगा नहीं। यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम बिल्कुल प्रिय छात्रों, जो ऋणावेशित परमाणु होगा ना उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या से प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगा, और यही सवाल का जवाब हो जाएगा। चलते 20 के बाद 21वां प्रश्न में देखिए, तो इस पर आ गया है कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं, देख लीजिए आप लोग ऑप्शन देख लीजिए कि 3 आधारभूत अवयव कौन हो जाएगा। क्या आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व आयन हो जाएगा, या फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम हो जाएगा, फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आयन हो जाएगा। तो आप लोग जवाब दीजिए प्रिय छात्रों। एक परमाणु का क्या होता है? 3 जो आधारभूत कण होता है वो आपका कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक बात यहाँ से आप लोग जान लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आपका नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। और आपका प्रोटॉन जो है प्रिय छात्रों, इसमें कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन जो है इस पर 0 चार्ज होता है। इन सभी बातों को भी आप नोट कर लीजिएगा। और देखिए इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर भी होता है। बस फर्क ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस में होता है और प्रोटॉन पर चार्ज प्लस में होता है। चलिए प्रिय छात्रों, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा हार्मोन लरो या उरो हार्मोन कहलाता है। किस हार्मोन को लरो या उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? क्या इंसुलिन को, या फिर एड्रेनलिन को, या फिर एस्ट्रोजन को, या फिर ऑक्सीटोसिन को? तो देखिए प्रिय छात्रों, लरो या उरो हार्मोन किसको कहा जाता है? एड्रेनलिन को कहा जाता है। किसको? एड्रेनलिन को लरो या उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये आपका कौन सा? एड्रिनल ग्रंथि से ये स्रावित आपका होता है। प्रिय छात्रों, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इंसुलिन जो है ये आपका पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है प्रिय छात्रों, चलते 22 के बाद 23वां प्रश्न में, फिर आगे पीछे हो गया है। देखिए 23वां प्रश्न क्या है कि प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप लोग यहाँ जवाब देख के बताइए कि प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्या प्याज में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, या सल्फेनिक अम्ल, या फिर मेथेनोइक अम्ल, या फिर मैलिक अम्ल? तो प्रिय छात्रों आप लोग बताइए। देखिए लैक्टिक अम्ल आपका किसमें पाया जाता है? दही में पाया जाता है। ये बात सबको पता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। और आपका जो मेथेनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है, और ये आपका कहाँ पे पाया जाता है? लाल चींटी के डंग में। कहाँ पे? लाल चींटी के डंग में पाया जाता है। और मैलिक अम्ल जो है ये आपका किसमें पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। और आपका ऑप्शन कौन बचा? आपका ऑप्शन बचा सल्फेनिक अम्ल। और सही बात है कि आपका प्याज में क्या पाया जाता है? सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है प्रिय छात्रों? सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बाकी सब बात को भी आप नोट करते हुए चलिएगा। चलते हैं इसके अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न आपको पूछ रहा है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है, क्यों? क्या ये अपने ऊपर आने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, या फिर ये शरीर में स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकसित कर देता है, या फिर ये पसीना सोख लेते हैं, या फिर ये आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं? तो देखिए प्रिय छात्रों, अभी जो गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में ना आपको किस तरह सफ़ेद वस्त्र का कपड़ा पहनना चाहिए, उजला रंग का। रीज़न क्या है कि वो क्या करता है कि ये अपने ऊपर आने वाली सभी ऊष्मा को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। क्या करता है? वो परावर्तित कर देता है। जब ऊष्मा को परावर्तित कर देगा तो क्या होगा? आपको ना ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होगा। जबकि इसी के उल्टा अगर आप काले वस्त्र का कपड़ा पहनिएगा, कैसा? काले वस्त्र का, तो काला वस्त्र क्या करता है? जो भी आपका ये होता है ना गर्मी में, जो भी काले वस्त्र क्या करता है? जितना भी ऊष्मा है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसमें आपको गर्मी महसूस होता है। चलते हैं इस सवाल के बाद अगले सवाल में चलते हैं। देखिए अगला सवाल आपका 25 नंबर आपका क्या है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सौर कुकर के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्या समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से सभी? तो प्रिय छात्रों बताइए, इसका आप लोग को जवाब दें या फिर छोड़ दें? तो देखिए बता ही दे रहे हैं कि सौर कुकर में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका किसका होगा प्रिय छात्रों? अवतल दर्पण का हो जाएगा, इसका हो जाएगा। आपको बता दें कि उत्तल दर्पण में कहाँ इसको साइड मिरर में इस्तेमाल किया था। कहाँ पे? साइड मिरर में आपका उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। समतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ होता है? पेरिस्कोप में होता है। कहाँ होता है? पेरिस्कोप में होता है समतल दर्पण का इस्तेमाल, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर चलते हैं इसके अगले प्रश्न में। कहाँ है?
तो प्रिय छात्रों, इसके बाद आज और प्रश्न नहीं है। आज के सेशन के लिए हम लोगों का कुल कितना 25 प्रश्न था। तो बताइए आप लोग इन 25 प्रश्नों में से आप लोगों से कितना हल हो पाया, आप लोग को आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। और इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। और देखिए आप लोग घबराइए मत, बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। हम लोग भी इस बात से परेशान हैं कि आखिरकार डेट क्यों नहीं आया है। बहुत जल्द आप लोग का डेट आ जाएगा, बस आप लोग को अपना हिम्मत नहीं हारना है। देखिए वही बच्चा सफल हो पाता है प्रिय छात्रों, जो आखिरी वक्त में अपना रास्ता को नहीं बदलता है। देखिए तैयारी तो सबको ही करते हैं, लेकिन आखिर में आकर के जो अपना रास्ता बदल दे वो क्या करते हैं, एग्जाम में अपने आप को पास नहीं करा पाते। तो इसलिए आप लोग को क्या करना है, इस आखिरी समय में आप लोग को साथ नहीं छोड़ना है और मेहनत करते रहना है। उस समय तक मेहनत करना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए और आपको एक सरकारी कॉलेज में एक सीट ना मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहें।